गया सोलो लेना है सोलो लेना। माता जकी पार्वती पिता महादेव पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड़े का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा एकवंत दयावंत चार भुजा सिंदूर से मूसकी सवारी जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेव का अंधन को आंख दे कोढ़न को काया बाधन को एक मिनट पोस्टर जाएंगे एक मिनट। नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा हस्तौ वृक्षालय स्वस्ति तलकं कुर्याद हरिः ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरिः ओम देशे भाग्यमारोग्यं देहि मे परं सुखं रूपं देहि विशो देहि हरि ओम श्री सदे लक्ष्मी चंद्राबाहुरात्रि रूपम स्मर व्याप्तम बालरण्यगाढ़मयी गाढ़ा सर्वम काढ़ा हस्ते बंधाक्ष पुष्पाणि वा मंगल मंत्र पठेयो अक्षर पुष्प लेकर के उन सभी को नमस्कार करिए प्रणाम करिए। हरि ओम जय हो शांतिरंतर गुं शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांति शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे जडो जडः सेतदोनो अभयं करो सन्नः गुरुभुजाभ्य अयन्नः पशुभ्यः विश्वादेव सवितद्वैतानि वरासुर रुद्रान्तन्न आशुव सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। हाथ जोड़ करके भगवान गणपति जी महाराज को प्रणाम करिए। शुद्ध श्रीमन महागणाधिपतये नमः। भगवान सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करिए। स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु हरि ओम श्री मंत्रार्थ शब्ला संतो पूर्णा सत्वमो सत्वना बुद्धना सत्तो पुत्राणां उदयस्तवाः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रं स्मरामि। रोने गोविंद भाई सर क्या कहना चाहेंगे आज़ादी की यहाँ पे शूटिंग भी और मूव भी किया गया? बहुत खुशी की बात है और बहुत समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे, मैं भी और सुजीत भैया भी,
कि हम लोग साथ में कोई फिल्म करें। और चूँकि फिल्में तो हमने बहुत सारी की है साथ में, पर तब भैया सहायक निर्देशक हुआ करते थे और उस समय हम लोगों ने 4-5 फिल्में साथ में किया था। पर भैया ने जब निर्देशन शुरू किया तब से हम लोग दोनों ही प्रयास करते रहे, कभी ऐसा संयोग बना नहीं। बहुत दिनों के बाद ये मौका आया है कि हम दोनों लोग साथ में आ रहे हैं और साथ में रितु जी के साथ भी कई बार हम लोगों ने प्रयास किया पर कोई फिल्म नहीं आ पाई थी। तो अब जो है कहते हैं कि जब जो होना होता है तभी होता है, तो ईश्वर ने ये संयोग बनाया है कि आज सुजीत जी के निर्देशन में मैं और रितु जी साथ में जो है ये फिल्म कर रहे हैं। और जैसा कि इस फिल्म का टाइटल है आर्मी, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह का इनका टेस्ट है हमारे सुजीत भैया का, एक्शन मूवी ज़्यादा जो है इनकी लोग पसंद करते हैं, तो ये भी एक्शन से भरपूर मूवी होगी। पर ये भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह जिस लुक में रितु जी बैठी है, तो पारिवारिक बैकग्राउंड भी है सिनेमा में बहुत बढ़िया, तो फुल पैकेज मिलने वाला है। और चूँकि ओम झा जी हैं फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर, तो इसकी गारंटी पहले ही मिल जाती है कि फिल्म का संगीत जो होगा वो एक नंबर होगा। क्योंकि आज आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि भोजपुरी की 90% फिल्में जो है वो ओम झा जी ही कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सही बात, बिल्कुल सही बात। हाँ, ओम जी। तो ये उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, उनके अंदर वो गुणवत्ता है कि उन्होंने प्रूव किया है अपने आप को। तो आज जो है हर निर्देशक, हर निर्माता चाहता है कि ओम जी उसकी फिल्म करे ताकि लोगों को अच्छे गाने वो दे सकें। और बाकी गानों के मामले में हमारे जो सुजीत भैया हैं, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब जो गाना ये बनाते हैं जिस हीरोइन के ऊपर, उस हीरोइन का ट्रेडमार्क ही बन जाता है। एक गाना इन्होंने आम्रपाली जी के साथ बनाया, रातें दिया बुता के, और मुझे लगता है कि कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जहाँ पे आम्रपाली जी जाएं और वो गाना ना परफॉर्म करे वो, या डिमांड ना आए। एक गाना इन्होंने बनाया निधि झा जी के साथ, लुलिया, तो उनका नाम ही लुलिया पड़ गया। मतलब इस तरह का इनका भी है। तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आर्मी में भी कोई ऐसा गाना दे कि मुझे भी आगे से लोग फौजी कहना शुरू कर दें। और रितु जी को भी कुछ एक ऐसा गाना दीजिए भैया कि इनका भी नाम कुछ एक ट्रेडमार्क बन जाए। सर, गाने की बात चल रही तो आपके यहाँ एक होली का गीत आया है, अगर 2 लाइन गुनगुना दे तो। बहुत सारा आया, कौन सा आप सुनना सर, ये होली के आए हैं पाव लाग वाले। अच्छा, होली के बधाई बाटे गोड़ लागी पहुना, स्वागत ससुरारी में बगोड़ लागी पहुना, गोड़े लगबू खाली गोड़े लगबू, कहियो गले हमारा लगबू की गोड़े लगबू। सर, जो आंकड़े मेरे पास है, लगभग आपने आपकी आगे वाली प्रोजेक्ट को मिला के आपने हाफ सेंचुरी तो कंप्लीट कर दी है भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं जो शुरुआत से लेके अब तक में? हाफ सेंचुरी नहीं, मैंने सेंचुरी मार दिया है। आपको जानकारी बता दूं कि मेरी 100 फिल्में पूरी हो गई और बदलाव तो बहुत हुआ है। मैं जब आया था भोजपुरी इंडस्ट्री में तो उस समय सिनेमा अभाव में बनता था। उस समय का सिनेमा ऐसा बनता था कि अगर कोई बहुत खतरनाक स्टंट करना है तो हमें जान की बाजी लगा के करना पड़ता था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा निरहुआ रिक्शा वाला, वो रिक्शे के ऊपर से जो समरसॉल्ट मारना था, उस समय केबल नहीं था और 2 फाइटर जो है उसी रिक्शे पे गिर के हॉस्पिटल पहुंच गए। उसके बाद फाइट मास्टर भी सोच लिए हीरो नहीं करेगा और डायरेक्टर साहब भी सोच लिए कि हीरो नहीं करेगा क्योंकि इसके सामने ही 2 लोग घायल हुए हैं और केबल था नहीं। पर मैंने जान की बाजी लगा दी कि ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा है जब कुछ बन ही नहीं पाए। तो मैंने मारा था और वो शॉट दिया था और वही लोगों को पसंद आया था। सर, एक आम फिल्म जो बनती है जी, एक्शन मूवी बनती है वो अलग होती है, लेकिन ये आर्मी बेस है, तो ये जो कुछ इसमें खास तैयारी करनी पड़ती है? हाँ, तैयारी तो बहुत करनी पड़ती है क्योंकि देखिए आप जब किसी ऐसी फिल्म को बनाते हैं जो किसी ऐसे खास सब्जेक्ट पे बन रहा है जिसमें कुछ नियम कानून होते हैं। जैसे आर्मी में अगर आप देखेंगे तो उनके कुछ
हेयर स्टाइल का उनका कुछ रहता है, उनके कुछ बैच होते हैं, उनका कुछ चलने का तरीका होता है, ड्रिल होता है, बहुत रूल्स होते हैं बहुत सारे। तो उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। सर अगर तैयारी की बात करें, तैयारी की बात करें तो आपने किसी सोल्जर से या किसी आर्मी ऑफिसर से ट्रेनिंग लिया है इसके लिए कुछ? हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं सिनेमा लाइन में आने से पहले ही आर्मी की फुल ट्रेनिंग ले चुका हूँ। जब मैं बंगाल में पढ़ता था तो बटालियन 1 जिसका नाम था बंगाल बटालियन 1, उसमें मैंने एनसीसी किया था। और एनसीसी इसलिए ही कराया जाता है कि भारत सरकार हमारे देश के बच्चों को आर्मी की पूरी ट्रेनिंग अपने खर्चे पे देती है, और जब भी देश में आपातकालीन स्थिति होती है तो उनको बुलाया जाता है और उनको जाना पड़ता है, वो किसी भी फील्ड में हो। तो आज मैं भले फिल्मों में हूँ, लेकिन अगर देश में कभी आपातकालीन स्थिति हुई तो मैं बॉर्डर पे जाके लड़ूंगा। इतनी ट्रेनिंग मैंने लिया हुआ है। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस फिल्म में आपका किस तरह का रोल है और आज यहाँ कोई शूटिंग कर रहे हैं, उस बारे में बताइए। सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं आपकी रितु सिंह, और इस फिल्म का मैं क्या बोलूँ, बिकॉज जो आर्मी टाइटल है अपने आप में एक बहुत प्राउडी टाइटल है। तो उसमें आप देख रहे हैं गेटअप इज जस्ट अ मैरिड वुमेन है, न्यूली मैरिड वुमेन है, जो एक आर्मी ऑफिसर की जो वाइफ होती है उसका किरदार में प्ले कर रही हूँ दिनेश सर के अपोजिट। एंड एक जो घरेलू हाउस वाइफ होती है उसका किरदार, उसका सपोर्ट क्या रहता है, ऑल अबाउट गेटअप यही है। और मुझे लगता है कि जो किरदार रितु जी निभा रही हैं हमारे हिंदुस्तान में, इसको हम कह सकते हैं कि इससे बड़ी जो बलिदान की देवी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई हो सकता है जो आर्मी ऑफिसर की वाइफ होती हैं। आज हम आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे घर के जो परिवार के लोग हैं उनको पता है हम शाम को आएंगे, फिर भी वो 50 बार फ़ोन करके और पूछते हैं कि आप कैसे हो, घर अभी आए नहीं, पहुँचे नहीं। आर्मी ऑफिसर की वाइफ का क्या कलेजा होगा, आप सोचिए कि वो बॉर्डर पे जा रहे हैं, पता नहीं जीवित वापस आएंगे कि नहीं, इसके बाद भी उनको भेजती हैं। तो उनका तो जिगरा मानना पड़ेगा, और वो किरदार निभा रही हैं रितु जी। सोजी जी, इस फिल्म के बारे में कुछ आप बता सकते हैं, कुछ कहानी के बारे में कुछ डिटेल देंगे? नमस्कार। हमारे यहाँ जितने भी मीडिया कर्मी हैं आए हैं, सबको बहुत बहुत तहे दिल धन्यवाद। आर्मी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसे भैया दिनेश जी अभी बोले कि हम दोनों भाई लगभग 10-12 साल से साथ में काम करते हैं। तो एक होता है ना कि भैया का एक्शन पैटर्न, मेरा एक्शन पैटर्न, साथ में काम करने का संजोग बनते बनते संजोग में सबसे बड़ा हाथ जो है हमारे जो प्रोड्यूसर है मुरली लालवानी जी, इनका एक था कि नहीं दिनेश जी के साथ में काम करना है। और हमारी मैडम जो है मनोरमा जी हमेशा बोलती थी कि आप किसी भी हीरो के साथ में काम करो, लेकिन दिनेश जी के साथ में काम करो तब मुझे लगेगा कि हम अब फिल्म कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे लोग जब भी आते थे सेट पे तो हमेशा, आज भी वो बच्चे लोग बोलते हैं हम तो दिनेश अंकल को जानते हैं, जब बड़े हो गए सब कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी बोलते थे। सर आपकी जो पिछली फिल्म है एक्शन मूवी है, सर ने भी बोला एक्शन मूवी आपने काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट करते हैं, ऐसी कोई पाइपलाइन में है मूवी जिसमें किसी भी तरह का मारधाड़ नहीं है, ऐसी कोई है पिक्चर आप कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है ना कि डिपेंड हमारा स्क्रिप्ट क्या है। जैसे भैया ने बोला आर्मी, ये एक आर्मी है। ये इस फिल्म के अंदर क्या है कि जो आज बॉर्डर पे, आज बर्फ में जगह जगह पे आदमी जान पे खेल के आर्मी जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारे चैन की नींद सो रहे हैं। तो कम से कम हम उस फिल्मों के माध्यम से वो हमारे असली हीरो है, जिन्हें भैया ने कहा कि नहीं हमारे जो असली हीरो है उसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, लोगों तक कैसे पहुँचे, यही आर्मी। बिल्कुल। इसमें बेसिकली क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए? मैसेज यही है कि हमारे देश के जो सबसे बड़े हीरो हैं वो आर्मी के ही ऑफिसर हैं, आर्मी के ही जवान हैं। तो हमें लगता है कि बाकी विषयों पे फिल्म तो हम बनाते ही रहते हैं, अपने रियल हीरो लोगों को समर्पित करके एक फिल्म हमको बनानी चाहिए, और इसलिए ही हम ये फिल्म बना रहे हैं। इसकी शूटिंग सर क्या बॉर्डर पे भी करने वाले जो रियल लुक होता है आर्मी? जी जी, यहाँ तो सिर्फ गाने से शुरुआत हुई है, बाकी पूरी फिल्म तो बॉर्डर पे ही होगी। बोला समझिए जो अपना ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ भी होगी, यूपी में होगा, 3-4 लोकेशन रिलीज करने का कब तक प्लानिंग चल रहा है? सर बॉर्डर मूवी से कितना अलग हुआ सर? ये आपकी बॉर्डर मूवी भी आई थी? बॉर्डर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बॉर्डर में जो मेरा किरदार था वो अलग ही था।
एक किसान का बेटा था और वो उसके भाई को पकड़ लेते हैं लोग, तो वो जाता है उसको छुड़ाने के लिए, आर्मी में ही भर्ती हो जाता है। तो वो बिल्कुल अलग स्टोरी थी। ये स्टोरी बिल्कुल अलग है। इसमें जो है आपको पूरा आर्मी का ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारी आर्मी जो है वो बॉर्डर पे किस तरह से हमारे देश की रक्षा में जुटी रहती है, और जितनी साजिश होती है जो हमारी दुश्मन कंट्री है, वो जितनी भी साजिश करते हैं उसको कैसे ये लोग नाकाम करके और हमें सुरक्षित रखते हैं, ये आपको आर्मी में देखने को मिलेगा। सर, इसमें कोई शंके वाली बात नहीं कि भारत की जो आर्मी है वो बहुत बहादुर है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है और देश हमारी आर्मी से काफ़ी डरती है और बहुत पूरा देश प्रभावित है, इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? ये तो बीबीसी का भी यही कहना है कि जिस राह पे भारत बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को ये चेतावनी है कि अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश की तो वो जीवित नहीं बचेगा, वो अपने मौत को दावत देगा। जो भी ऐसी हरकत करेगा कि वो भारत की तरफ आंख उठाए तो सीधे सीधे वो अपने मौत को दावत देगा। तो मुझे लगता है कि आपकी बात एकदम सही है। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने हमारे आर्मी को पूरी छूट दिया है। पहले जैसा कि हम सुनते थे कि आदेश नहीं मिल रहा है, आदेश नहीं मिल रहा है, लगातार हमारे जवान मारे जा रहे हैं पर हमारी सरकारें आदेश नहीं दे रही है। तो अब मुझे लगता है कि उनको पूरी छूट दिया है मोदी जी ने कि अगर कोई भी हमारे बॉर्डर पे हरकत करता है या हमारे देश के ऊपर कोई भी आंख उठाता है तो उसको दौड़ा के मारो, घुसा के घर में मारो। तो ये छूट तो दिया है। कभी कभी सर छूट भारी पड़ जाता है, जैसे महाराष्ट्र मुंबई में घटना घटी है एंटालिया पे, जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट हुए हैं, उनको इतना छूट दिया गया था कि वो खुद बम रख के गाड़ी रखवा रहे थे। देखिए क्या है, समाज में अच्छाई बुराई दोनों है। आप ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति अच्छा ही है, हर जगह ही अच्छा है। अच्छाई बुराई हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि पूरा जो 130 करोड़ जनता है वो सब लोग जो है अच्छे ही हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी मानसिकता जो है वो गलत राह पे चली जाए, वो किसी लालच में आके, लोभ में आकर के और गलत रास्ते पे चले जाए। तो कानून है, उसके लिए उनको सजा देगी कानून। मुंबई में एक पॉलिटिकल आप भी होते, पॉलिटिकल क्वेश्चन सर, माहौल बहुत खराब चल रहा है पॉलिटिक्स को लेकर। खास करके गृह मंत्री का नाम आ रहा है कि मुंबई से सिर्फ 100 करोड़ का मांग कर रहे थे। अभी ट्रांसफ़र को लेकर कई सारे घोटाले सामने आए हैं। जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग लगातार यहाँ पे महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री इस पूरे मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं कह रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि पक्ष विपक्ष जो होता है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, वो उनका काम है। अभी हम लोग फिल्म के माहौल में हैं तो यहाँ पे हम लोगों को उसमें पढ़ना ठीक नहीं है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पोस्टर में एक छोटी सी लड़की का दिखाई गई है, उस बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? वो भैया बताएंगे। हाँ सर, आपसे बात कर रहे हैं। वो छोटी सी जो बच्ची है फिल्म के अंदर है, कैरेक्टर के अंदर है, ये दिनेश जी ऋतु जी की छोटी बच्ची सिनेमा के अंदर है। वो कुछ सिनेमा का केंद्र बिंदु है, जो मतलब होता है जो अपने इनके घर में जो है उन्हीं की वजह से सारी घटनाएं घटती है, वो इसलिए केंद्र बिंदु बना हुआ है। सर तो रुक रहे हैं, सर के पास जरा सवाल मेरा है, क्योंकि ये एक लेखक पूरी जिंदगी। सर के पास जरा मैं थोड़ा सा आ जाएगा राजीव, आ जाएगा। निर्माता नहीं है, राइटर भी है। हाँ जी सर, पूछिए ना भाई। सर एक निर्माता है और लेखक भी आपने लिखा भी। एक लेखक जो है पूरा जिंदगी जी लेता है, पूरी स्टोरी है अपने आप देख लेता है। तो कितनी भव्य पिक्चर बनेगी पिक्चर? मेहनत इस पर डायलॉग पे काम चालू है। एक स्क्रीन प्ले ब्लॉक हुआ है क्योंकि जल्दी में हो रहे थे। इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको मैं बिल्कुल ही, सर निर्वा जी ने, दिनेश जी ने कहा अभी कुछ चीज़ें उन्होंने भी सीक्रेट रख ली, कोई लीक नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट हटके है थोड़ा। कहानियाँ तो सभी लिखते हैं हटके, हर कोई राइटर बोलते हैं मैंने हटके लिखी है। तो ये वाकई में कुछ है सब्जेक्ट जो आमतौर पे इस भोजपुरी फिल्म में देखने को नहीं मिला हुआ। इस तरह का कुछ सीन्स ऐसे हैं। सर, जब आप आर्मी की फिल्म बना रहे हैं, अगर आप एक छोटी सी भी गलती करने का लिखने में, जैसे बताए थे कि कुछ उनका ड्रेसअप होता है, उस बारीकी को ध्यान में रखिए। मैंने काफ़ी गूगल पे कुछ चीज़ें देखी है। मैंने इस तरह सब्जेक्ट नहीं, मैंने मराठी, हालांकि ओम जी को पता है, मैंने बहुत फिल्में लिखी है, मैं तो महेश माजरा सबके साथ, मगर भोजपुरी का एक शौक़ था। मैंने सीता फिल्म भी लिखी थी, तो ध्यान पे डाकू कैसे बनते हैं उस टाइम भी मैं, मुझे मालूम नहीं था, मैंने कभी आर्मी बॉर्डर नहीं गया,
मगर गूगल पे काफ़ी उनके कॉस्ट्यूम, हेयर स्टाइल, ये सब आजकल गूगल में मिल जाता है। ये था, और इसमें आर्मी की बहुत एंट्री लेट है, मगर वो हाईलाइट है हमारे देश के किस तरह के, मतलब उनके एक डायलॉग पे ही आपको क्लियर हो जाएगा सर के कि अब देश पे जब भी संकट आवेला आर्मी आगे आवेला, मतलब ऐसे से कई सारे डायलॉग मिलेंगे। तो उससे आपको खत्म हो 15-20 मिनट में जो आर्मी आती है पूरी पिक्चर को हाईलाइट कर देती है। जी मैम, आप क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगी फिल्म को? आप बैठे हैं। नमस्ते, मनोरमा सिंह बोल रही हूँ। इसमें नाम ही इतना अच्छा है कि इसके आगे मैंने ये नाम से ही लग रहा है कि लोग के लिए, पब्लिक के लिए कितना इसमें दम होगा। एक नाम ऐसा चीज़ है कि नाम से ही लोग प्रोत्साहित हो जाएंगे। तो इसमें मैं क्या करूँगी बताऊँ ज़्यादा, खास करके जब पिक्चर बनेगी तो ऑलरेडी सबको पता चलेगी, देख के ही सब लोग बताएंगे कि क्या है इसमें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। आपकी आने वाली पिक्चर कौन कौन सी, इस बारे में जानना चाहेंगे? आने वाली जो फिल्में हैं उसमें एक तो गबरू तैयार है महेश पांडे जी की, उसके अलावा आई मिलन की रात वो भी तैयार है, एम.आई. राज जी ने डायरेक्ट किया है। उसके अलावा एक और फिल्म अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया लखनऊ में, जान लेबू का, मैंने और अक्षरा सिंह जी ने। और इसके अलावा एक और फिल्म है निरहुआ द लीडर, जो लॉकडाउन की वजह से तैयार तो थी पर रिलीज़ नहीं हो पाई थी, अब जो है वो रिलीज़ होने जा रही है। तो ये सारी फिल्में हैं आने वाली। सर, भोजपुरी फिल्म की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस योगी जी के बारे में भी बात करना चाहेंगे। योगी जी इंटरनेशनल टाइप की जो एक फिल्म सिटी बना रहे हैं, काफ़ी कुछ कंफ्यूजन है काफ़ी कुछ लोगों के बीच में, थोड़ा सा आप उस बारे में क्लियर कर देंगे? देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा, उस जो फिल्म सिटी बन रही है उस फिल्म सिटी के बनने से मुंबई के फिल्म सिटी पे या हैदराबाद की फिल्म सिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो फिल्म सिटी जो बन रही है वो अंतर्राष्ट्रीय आप कह सकते हैं कि लेवल की बनने जा रही है, और वहाँ सारी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो मराठी इंडस्ट्री हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, जिनको भी कोई मतलब हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है उस पर कुछ उनको करना है, काम करना है, तो वो लोग वहाँ पे जा कर के काम करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि उस फिल्म सिटी से किसी को भी कोई चिंता करने की आवश्यकता है। वो पूरे देश के लिए शान की बात है कि हमारे भारत में एक ऐसी फिल्म सिटी बनने जा रही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी होगी। नहीं, एक लाइन का गाना है सर, नए भारत की युग का नया निर्माण है। अरे वाह, वो पंच लाइन जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो लाइन आई ही इसलिए थी कि मुझे एक दिन किसी ने पूछा कि आप में और प्रवेश जी में इतना मतलब प्यार कैसे है, लगाव कैसे है। ठीक है, होता है, एक उम्र तक होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं भाई भाई आपस में नहीं साथ में रहते, अलग हो जाते हैं। आप लोग अभी भी साथ में ही हैं, जो कुछ आपका है सब कुछ उनका है, ये ऐसा कैसे है? तो मैंने कहा ये ऐसा इसलिए है कि हमने बचपन से ही जो हमारा निर्माण हुआ है वो रामायण देख के हुआ है। चाहे मैं हूँ, चाहे प्रवेश जी हैं, चाहे हमारे परिवार के कोई भी व्यक्ति हैं, उन्होंने रामायण देख देख करके और अपने चरित्र का निर्माण किया है। तो जब मंदिर बनने की बात आई, किसी ने पूछा कि ये मंदिर क्यों ज़रूरी है भारत में, तो मैंने कहा मंदिर इसलिए ज़रूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि राम कौन थे और उनका किरदार क्या था, कैसे वो आदर्श बेटा थे, कैसे आदर्श राजा थे, आदर्श भाई थे। तो वो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी एक दिशा मिलेगी। तो इसलिए मैंने वो गाना बनाया था, नए भारत के नव युग का नया निर्माण है मंदिर, नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, और सनातन धर्म है जिनका न समझे मर्म मंदिर का। जो लोग इसी सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और फिर भी अगर पूछते हैं कि ये मंदिर क्यों बन रहा है, तो उन्हीं मूर्खों के सीने में ये सीधा बाण है मंदिर। धन्यवाद।